प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक भूगोल का एक टॉपिक लेंगे, भूमिगत जल तथा कास्ट स्थलाकृतियाँ, अंडरग्राउंड वाटर एंड कास्ट टोपोग्राफी। भूपटल के नीचे चट्टानों में छिद्रित दरारों तथा परतों में स्थित जल को भूमिगत या भौमजल कहते हैं। कुएं, गैसर, जल स्रोत आदि भूमि के नीचे पाए जाने वाले जल है का प्रमाण है। मानव के अनियंत्रित दोहन से भूमिगत जल स्तर तेजी से कम तथा स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा जल के सड़ने से शीत प्रदेशों में हिम का पिघला जल भूमिगत जल का मुख्य स्रोत है। धरातल पर बिछी हुई अधिकांश सेल जलज अवसादी है, जिनमें जल का पर्याप्त अंश रहता है। आंतरिक हलचलों से सेल के दबने से जल निकलने लगता है, जो रिक्त स्थानों में एकत्रित हो जाता है। इस जल को सहजात जल कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के समय तप्त मैग्ना अवसादी चट्टानों में प्रवेश कर जाता है, जिससे मैग्ना में उपस्थित जल वाष्प घनीभूत होकर ज्वालामुखी क्रिया के समय तप्त मैग्ना अवसादी चट्टानों में प्रवेश कर जाता है, चट्टानों की छिद्रों तथा दरारों में एकत्रित हो जाता है। इसी प्रकार कुछ विद्वान इसे खनिजों से निकला जल मानते हैं, इसलिए इसे तरुण जल भी कहते हैं। भूमिगत जल का कार्य सतह के ऊपर व नीचे दोनों स्थानों पर होता है, क्योंकि ऊपरी सतह पर भी जल रिसते हुए कुछ अपरदन कार्य गोलीकरण द्वारा करता है, जिससे छोटे गर्त व कटक उत्पन्न होते हैं। भूमिगत जल में अपरदन व निक्षेपण कार्य के लिए यह आवश्यक है कि उनमें गति उत्पन्न हो, अन्यथा वे कोई कार्य नहीं कर पाता है। भूमिगत जल धरातल पर कूप, स्रोत, पाताल तोड़, गीजर आदि रूपों से प्राप्त होता है। कुएं धरातल के छिद्र मात्रे जो भूमि के अंदर उस गहराई तक खोदे जाते हैं जहाँ जल से संतृप्त सरंध्र सेलों मिलती है। इसलिए कुएं खोदने में जल तल की स्थिति मुख्य बात होती है। जल मृत सेल का झुके हुए विस्तृत अभिनति रूप में पाया जाना भी आवश्यक होता है। भूमिगत जल प्राकृतिक रूप से स्वतः धरातल पर निकलता है, तो इसे स्रोत झरना कहते हैं। ये प्राय पहाड़ी ढलान या नदी घाटी के किनारे संधि स्थल पर स्रोत बन जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं बहुत गहरे होते हैं, जो विशिष्ट धरातल के संरचना में पाए जाते हैं। इन कुओं में गहराई पर प्राप्त द्रव्य स्थैतिक संतुलन दाब के कारण जल भूमि के ऊपर स्वतः आ जाता है। भूमिगत जल के कार्य। अन्य साधनों की तुलना में भूमिगत जल के कार्य कम महत्व है। यद्यपि ये भी बहते जल की भांति अपरदन, परिवहन तथा निक्षेपण कार्य करता है, परंतु प्रक्रिया अलग होती है। भूमिगत जल में प्रवाह बहुत धीमा होता है, जल की मात्रा कम रहती है तथा निश्चित धारा में नहीं बहता है। भूमिगत जल का अपरदनात्मक कार्य गोलीकरण, जल गति क्रिया, जल सक्रियता, अपघर्षण तथा सन्निकर्षण द्वारा होता है। इसका परिवहन कार्य अति धीमी गति से होता है, इसलिए सूक्ष्म व लुढ़कर आंशिक परिवहित हो जाता है। तीनों में निक्षेपात्मक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। घुलनशील क्रिया द्वारा भूमिगत जल में अनेक प्रकार के रासायनिक तथा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अवसाद का रूपांतरण उछलता हुआ पानी होता है।
अवसाद की अधिकता होने पर भूमिगत जल बहाकर नहीं ले जा पाता, इसलिए निक्षेपण होने लगता है। इसके अलावा मार्ग में बाधा आने तथा तापमान बढ़ने पर भी जमाव होता है। कास्ट स्थलाकृति। भूमिगत जल की गोलीकरण क्रिया स्थलाकृति निर्माण का सर्वविदितकरण है। रासायनिक अपरदन की ये क्रिया घुलनशील क्षेत्रों, चूना पत्थर, डोलोमाइट, सेल खड़िया में सर्वाधिक होती है। इनमें भी चूना पत्थर सर्वाधिक घुलनशील होता है, परंतु चूना क्षेत्रों में भूमिगत जल तभी सक्रिय होता है जब जलवायु आर्द्र हो, क्योंकि शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में चूना पत्थर प्रतिरोधी सेल का कार्य करती है। चूना प्रदेश में भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति को कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। लवण, सेल खड़ी तथा डोलोमाइट आदि से निर्मित भू आकारों को खड़िया भूदृश्य भी कहते हैं। चूने में डोलोमाइट सबसे कम घुलनशील होता है, जिससे इनमें नुकीले चोटियों वाली पहाड़ियाँ, स्तंभों, गुफाओं व मेहराबों की रचना होती है। कास्ट प्रदेशों में वर्षा का जल सेल संधियों व दरारों से भूमि में प्रवेश करता है, जिससे ये संधियाँ चौड़े होते जाते हैं और लगातार घुलन क्रिया से धरातल पर क्रमशः घोल रंध्र, विलयन रंध्र, लेपिज, डोलाइन, युवाला, पोल्जे, शुष्क घाटियाँ तथा प्राकृतिक फूलों की रचना होती है। पूर्ण विकसित कास्ट स्थलाकृति वनस्पति विहीन पथरीली रेगिस्तान जैसी दिखाई देता है। संपूर्ण प्रदेश में धरातल अप्रवाह का भाव रहता है तथा केवल भूमिगत अप्रवाह तथा नीचे बहने वाली नदियाँ पूर्ण रूप से विकसित होती है। कास्ट का सर्वाधिक विकसित रूप यूगोस्लाविया में डिनारिक आल्प्स क्षेत्र में पाया जाता है। ये एड्रियाटिक सागर के किनारे 480 किलोमीटर तथा 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में चूने स्थिर फैले हुए हैं। इसके अलावा दक्षिण फ्रांस में शेष भाग, इंग्लैंड में पेनिस, ग्रीस, स्पेन आल्प्स, मैक्सिको में युकाटन, अब लेते हैं कास्ट स्थलाकृति के विकास के लिए आवश्यक दशाएं। कास्ट स्थलाकृति के पूर्ण विकास के लिए निम्न 4 दशाएं आवश्यक है। पहला है कास्ट स्थलाकृति के आविर्भाव के लिए धरातल या उसके निकट एक घुलनशील सेल विद्यमान हो, जिसमें जल अपने रासायनिक कार्य द्वारा उसे तुरंत घोल सके। लाइमस्टोन, खड़िया व डोलोमाइट जैसे ऐसे ही घुलनशील चट्टानें हैं। दूसरा, घुलनशील सेल में संधियों का अच्छी तरह से विकास होना चाहिए, उनके संस्तरण पतले होने चाहिए। दूसरे शब्दों में चूना पत्थर में प्रवेशिता बड़े पैमाने पर हो। संधियाँ व संस्तरण तल प्रवेशिता को बनाते हैं। इंग्लैंड और फ्रांस के चाक प्रदेशों की सेलों में प्रवेशिता कम होने से कास्ट का भली भांति विकास नहीं हुआ है। तीसरा, कास्ट क्षेत्र में विस्तृत व गहरी घाटियाँ होनी चाहिए तथा उनके समीप ऐसे उच्च स्थल खंड हो जिनमें ऊपरी सतह से जल रिसकर लाइमस्टोन में पहुंचता है या वहां से नीचे उतरकर ढाल के अनुसार नदी की घाटी में पहुंचने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया के दौरान जल रासायनिक कार्यों द्वारा लाइमस्टोन सेल में घुलन प्रक्रिया के कारण तरह तरह के छिद्रों तथा कंदराओं का निर्माण होता है। चौथा है, कास्ट क्षेत्र में भूमिगत जल की आपूर्ति के लिए पर्याप्त वर्षा होनी चाहिए। सामान्य रूप से साधारणतः वर्षा कास्ट स्थलाकृति के विकास के लिए अधिक अनुकूल होती है। यदि भूपटल के समस्त कास्ट प्रदेशों का अवलोकन किया जाए तो अधिकांश कास्ट प्रदेश सामान्य रूप से प्रचुर मात्रा वाले क्षेत्रों में ही स्थित है। कास्ट अपरदन चक्र। कास्ट अपरदन चक्र के विषय में सबसे प्रमुख बात
है कि एक ही प्रकार की संरचना वाली लाइमस्टोन सेल पर अपरदन के एक ही प्रमुख रूप तथा गौण रूप में अपघर्षण द्वारा अपरदन होता है। अतः चक्र की विभिन्न अवस्थाओं एवं उनमें उत्पन्न स्थल रूपों की पहचान आसानी से की जा सकती है। कार्स्ट प्रदेश का अपरदन चक्र के विषय में 1918 में स्विजिक जोवान ने चक्रीय व्यवस्था का विवरण दिया है। उन्हें कार्स्ट प्रदेश के विषय में चक्रीय व्यवस्था की जानकारी 1911 में बीडी से मिली थी। बीडी ने कार्स्ट अपरदन चक्र को युवावस्था, प्रौढ़ावस्था व वृद्धावस्था इन 3 अवस्थाओं में बांटा है। स्विजिक ने अपरदन चक्र की 4 अवस्थाएं स्वीकार की है: युवावस्था, प्रौढ़, उत्तर प्रौढ़ तथा वृद्धावस्था। पहला है युवावस्था। स्विजिक के अनुसार कास्ट अपरदन चक्र की प्रथम अवस्था उस स्थलखंड में प्रारंभ होती है जिस पर या तो शुद्ध लाइमस्टोन की सेल का आवरण सतह पर सतह के नीचे हो। इस प्रकार के स्थलखंड पर सर्वप्रथम पृष्ठीय अपवाह का विकास होता है। धीरे धीरे पृष्ठीय जल रिसकर सतह के नीचे भूमिगत का रूप धारण करने लगता है। छिटपुट रूप से गोल छिद्र का निर्माण हो जाता है। स्विजिक के अनुसार लेपिज का निर्माण इस अवस्था का मुख्य विशेषता है। यद्यपि कंदरा का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है प्रौढ़ावस्था। युवावस्था के समय का पृष्ठीय जल प्रौढ़ावस्था में भूमिगत जल का रूप धारण कर लेता है। इस अवस्था में पृष्ठीय सरिताएं सतह के नीचे तिरोहित हो जाती है जिसमें अंधी घाटियों का निर्माण होता है। प्रौढ़ावस्था में बड़े पैमाने पर कंदराओं का निर्माण होता है। इस अवस्था में कास्ट स्थलाकृति का सर्वाधिक विकास होता है। कंदरा जाल तंत्र इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। तीसरा है उत्तर प्रौढ़ावस्था। उत्तर प्रौढ़ावस्था में सर्वाधिक विकसित कास्ट रूपों का विनाश से प्रारंभ हो जाता है। कंदराओं का कुछ भाग नीचे धंस जाता है जिससे कास्ट, खिड़की, युवाला व पोलजे का निर्माण होता है। इस अवस्था में स्थलखंड संप्राय भूमि के रूप में आने लगता है। कहीं कहीं लाइमस्टोन के कुछ भाग अवशिष्ट रह जाते हैं जिन्हें कूट या हम्स कहते हैं। इनका निर्माण पोलजे की फर्श पर होता है। चौथा है वृद्धावस्था। स्विजिक के अनुसार कास्ट में जीर्णावस्था में स्थलखंड अपने धरातल तक कटकर नीचा हो जाता है। सतह पर धंसती नैविशिकाएं, अंधी घाटियां तिरोहित हो जाती है। भूमिगत जलधाराएं सतह पर प्रवाहित होने लगती है। कहीं कहीं चूने की सेल के अवशिष्ट भाग हम्स के रूप में दिखाई देते हैं। इन्हें अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। युगोस्लाविया में इन्हें हम्स, प्यूर्टोरिको में पेपिनो हिल्स या हैस्टेक हिल्स, क्यूबा में मोगोटस, फ्रांस में ब्यूटिस टेमोइनेस आदि नामों से संबोधित किया जाता है।